अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डार्लिंग। ओ भाई देख के चलो, किधर जा रहे हो? ओ थैंक यू डार साहब, थैंक यू। कम से कम चलते हुए तो मोबाइल इस्तेमाल ना किया करो। सॉरी डार साहब, ये बड़ा ज़रूरी मैसेज था। ओ भाई ये काम रुक के भी कर सकते थे, चलते हुए क्यों कर रहे थे? तो क्या मैसेज है? ओ बाबे घर वाले पूछ रहे थे कि कब आओगे। मैंने कहा कि 1 घंटे बाद आऊँगा, और अगर देर हो गई तो फिर यही मैसेज दोबारा पढ़ लेना। यानी 1 घंटा और इंतज़ार करें। ये बताओ कि मोबाइल कितने घंटे इस्तेमाल करते हो? ओ बाबे मैं कब मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, अब तो मोबाइल मुझे इस्तेमाल करता है। हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छा फिक्रा कहा है, मोबाइल तुझे इस्तेमाल करता है। बात तो सही है, जिन जिन के पास मोबाइल है वो इस्तेमाल हो रहे हैं मोबाइल के हाथों। वैसे ये बताओ कि एक दिन में कितने घंटे इस्तेमाल करते हो मोबाइल? यही कोई 6, 7, 8, 10, 11, 12 घंटे। 12 घंटे? तो सोते किस वक्त हो? वो काम किस वक्त करते हो? ओ बाबे आप तो जानते हो कि काम जो है ना वो डार्लिंग के साथ इत्तेफाक नहीं है काम का, और 12 घंटे सो जाएं तो काफ़ी खुशहाल हो जाते हैं। यानी 12 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हो और 12 घंटे सोते हो? नहीं, 12 घंटे तो ऐसे ही एक आध दफ़े ही हुआ है, वैसे तो 3-4 घंटे ही बस समझ लो। शुक्र है भाई, मैं तो ये समझा कि 12 घंटे मतवातर मोबाइल इस्तेमाल करते हो। वो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करता, मैं सोने की बात की है 3-4 घंटे। यानी 4 घंटे और ऐड कर लिए तुमने। तेरा दिमाग तो ठीक है, यानी 14 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हो। क्यों जी, दिमाग का क्या ताल्लुक है इससे? इंटरनेट मेरा बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का फजल है मोबाइल भी ठीक है, दिमाग को छोड़े। जरा ये तो बता कि इतना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो, तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते? वो सवाल ही पैदा नहीं होता डार साहब, घर वाले तो सारे आपो अपने टेलीफोनों पे मसरूफ़ रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को हो क्या गया है, हर वक्त मोबाइल के साथ ही चिपके रहते हैं। लो जी आपको बात बता दूं, जब मैं घर जाता हूं और खामोशी देखता हूं ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इंटरनेट के जो सिग्नल है ना फुल आ रहे हैं। यार अगर यही सूरत रही तो अगली जनरेशन का क्या बनेगा? मेरा ख्याल है आप मुझे ताना दे रहे हैं, मेरी तरफ इशारा है आपका। मैंने भाई नई नस्ल का कहा है, तेरा नहीं कहा। और बाबा मैं कौन सा कबल मसीह का हूँ? मैंने कल 2 मैसेज कर रहे थे, धूप में बैठा हुआ था बाग में बेंच के ऊपर, और एक औरत ने मोबाइल में इतनी मसरूफ़ थी कि उसका 2 साल का बच्चा जो गोदी में था ना वो खिसक के मेरी तरफ आ गया। उसको मालूम ही नहीं कि मेरा बच्चा खिसक गया हुआ है। ये तो भाई होगा फिर। तुम्हें पता है कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है उनको धड़ाधड़ ऐनकें लगती जा रही हैं, इसलिए कि हर वक्त तो मोबाइल को देखते रहते हैं। ओ बाबे डराओ तो ना, मुझे तो अभी तक ऐनक नहीं लगी। यार डरा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं कि हर वक्त मैसेजिंग करना, सोशल मीडिया देखना, अपनी लाइक्स गिनना कितनी हो गई हैं, और मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस देखना, ये तो ज़हनी मरीज बना रहा है मोबाइल हर शख्स को। अच्छा जी, वो कैसे? यार जब तुम हर वक्त मुख्तलिफ वीडियोस देखोगे, स्क्रीन से नज़रें भी नहीं हटाओगे, तो दिमाग तो थक जाएगा ना। तो भाई पॉजिटिव सोच तो आ नहीं सकती इन हालात में, फिर तो दिमागी मरीज ही बनेगा ना बंदा। वैसे बाबे आपकी बात में वजन है। जब से मैंने मोबाइल शुरू किया ना, घर वालों से बात ही नहीं होती, मेरा मतलब है अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। पहले कौन सी होती थी गपशप तेरी? भाई जब से मोबाइल आया है ना, इसने ख़तो ख़ताबत, इन्विटेशंस और टार्च और कैलकुलेटर, यानी हर चीज़ तो इसमें आ गई है। अब तो लोगों ने घड़ियाँ बांधनी छोड़ दी हैं, इसी पे वक्त देखते हैं और इसी पे वक्त लगाते हैं। ओए होए, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बाबे अगर मोबाइल जो है नुकसानदेह है तो इसको फेंक दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन हर चीज़ की इस्तेमाल करने की एक हद होती है। हद तक इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें पॉजिटिविटी भी है, और लोग तो मेरा मतलब है इससे बड़े मशवरे भी लेते हैं। अगर कहीं बाहर के मुल्क में बात करनी हो तो पहले तो ट्रंक कॉल मिलानी पड़ती थी, 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद बारी आती थी कि आप 4 दिन बाद अमेरिका से बात कर सकते हैं, और आप जिस वक्त चाहो इस मोबाइल से दुनिया के किसी मुल्क में भी बात कर सकते हो। यूँ महसूस होता है जैसे आदमी सामने बैठा है और आप बात कर रहे हो।
भाई करोड़ों किताबें इस पे दस्तयाब हैं, तालीमी लेक्चर, फिर दीन के बारे में कोई बात पूछनी हो तो वो भी इससे पता चल जाता है। तो क्या हम ये बातें इससे सीखते हैं? जो सीखते हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं, जो नहीं सीखते वो तो अपने लाइक्स, मैसेजेस, डिफरेंट वीडियोस, पता नहीं क्या क्या। नहीं, हम तो नहीं करते। हमारे यहाँ तो फिजूल किस्म की, मेरा मतलब वीडियोस और अपना ये जो मैसेजेस होते हैं, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, या टिकटॉक का भी देख लेते हैं। भाई इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मोबाइल के फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसानात भी हैं, मगर हमें चाहिए ना कि जो नुकसानात हैं उनसे आदमी ज़रा परे रहे। लो जी बाबियो, आपका मेरा पक्का वादा हो गया कि आज के बाद इस टेलीफोन को, मोबाइल को सिर्फ घंटा 1.5 घंटा ही बस, और मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इस पर। भाई ये बातें घर वालों को भी समझाओ, ताकि बच्चे जो हैं एक ख़ास वक्त में मोबाइल इस्तेमाल करें, बाद में छोड़ दें। वालिदैन से बात करें, वालिदैन बच्चों के साथ रहें, शेयर करें एक दूसरे से बातें। आजकल तो बच्चे भी हर बात मोबाइल पे ही पूछते हैं। कम से कम कुछ देर के लिए मोबाइल तो बंद कर देने चाहिए ना, ताकि घर वालों को एहसास हो कि ये बच्चे हमारे हैं और बच्चों को एहसास हो कि ये हमारे वालिदैन हैं। यानी ऑफ कर दें, चार्जिंग पे ही ना लगाएं। ओके, मुकम्मल इसको बंद कर देंगे मोबाइल को, ऑफ। डार्लिंग, मैं तो सबको ये कहूँगा कि ये जो घर वाले हैं ये आपके अपने हैं। सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं वो तो आर्जी हैं। घर वालों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, अपनी बातें शेयर करो, बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या सिर्फ बातें सुननी है या जुगनी सुननी है? हाँ बिल्कुल, सुनाओ जुगनी। बुलाओ अपने कारीगर। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग आज अपने मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है, और मेहमान कौन है आज। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं शोबिज़ के इस कदर मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट हैं जिन्हें मीडिया की ज़रूरत नहीं होती, मीडिया को इनकी ज़रूरत होती है।
उसमें रेडियो जो है वो इस मीडिया में सबसे पहले यानी इब्तदा है मीडिया की। रेडियो हो, टेलीविज़न हो, थिएटर हो और फिल्म हो, इस खुश नसीब फनकार को हर शख्स मिन्नत करके बुलाता है और बहुत, मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। तो आइए बात करते हैं गुलाम मोहिउद्दीन गुल्लू से। गुल्लू भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप डार और डार्लिंग के शो में तशरीफ़ लाए मेरे एक टेलीफोन पे। डार्लिंग, आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। प्रोग्राम्स तो मैंने डार्लिंग बहुत सारे किए अपनी लाइफ में इस तरह के, लेकिन मुझे आज खुशी है, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको, मैं आपको बहुत ऑन करता हूँ आपकी खिदमत को। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत हैं। पिछले 47 साल से हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन आज पहली दफ़ा हम कैमरे के सामने एक साथ हुए हैं। अल्लाह करे ये साथ, अल्लाह करे ये साथ ऐसे ही रहे इंशाल्लाह। मुझे आज भी याद है, मेरा ख्याल है 73 या 74 थी जब आप डॉक्टर नूर सज्जाद साहब के क्लिनिक पे आए थे कराची से। जी हाँ, 75 जनवरी मेरा ख्याल है, जी हाँ। मेरा मतलब है क्योंकि बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे मेरा ख्याल है। मगर आम लोग ये पूछते हैं कि ये क्रिकेट इस कदर बेहतर खेलते हैं, क्या क्रिकेटर बनना चाहते थे या आर्टिस्ट बनना चाहते थे, ये क्या हुआ क्या? सबसे पहले तो आप रेडियो पे आए ना। जी जी, तो रेडियो का यानी दखल है यहाँ तक पहुँचने में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक्चुअली डार्लिंग, क्रिकेट का तो बचपन से शौक़ था मुझे। और मैं जितने भी साबिक़ क्रिकेटर्स हमारे हैं उनकी तस्वीरें काट के अपने पास रखता था। फिर मैंने भी खेलनी शुरू कर दी। फिर मैं स्कूल में गया तो मैंने ट्रायल दिए, मैं उसमें अप्रूव हो गया, मेरी फ़ीस माफ़ हो गई। फिर मैं कॉलेज गया, वहाँ मैंने क्रिकेट का ट्रायल दिए, फिर मैं अप्रूव हो गया, फ़ीस माफ़ हो गई। अब मेरे मोहल्ले में थे 2 सिनेमा, तो मैं वहाँ फिल्में भी देखता था और देखता भी ऐसे था कि घर वालों को ना पता लगे। 1 घंटे की फिल्म देखी, फिर आ गए, फिर दूसरे दिन वो टाइमिंग कर ली, अच्छा वो 1 घंटा हो गया, वहाँ से फिर कंटिन्यू किया। वो देखते देखते फिर शौक डेवलप हो गया। अच्छा, जब 71 की वॉर हुई तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स फ़ौजी भाइयों के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो वो अपने प्रिंसिपल से NOC लेके रेडियो स्टेशन पे आ जाएं। मैं चला गया रेडियो स्टेशन पे, उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। वो चीज़ मेरी ज़िद बन गई। फिर मैं दोबारा की ऑडिशन देने, फिर मैं अप्रूव हो गया। वहाँ मैंने किया, फिर कमर्शियल प्रोग्राम्स मैंने किए, फिर मॉडलिंग की, 2-3 थिएटर भी किए मैंने बड़े अच्छे, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका किया मैंने, और PTV के बहुत सारे ड्रामे किए, कंवर आफ्ताब साहब के, आमिर इमाम साहब के, कासिम जलाली साहब के, और बहुत कंवर साहब ने तो मुझे और जलाली साहब ने बहुत ग्रूम किया मुझे। फिर मेरा एक प्ले था कासिम जलाली साहब का, कितनी आंखें कितने ख्वाब, उसको देखा शबाब किरानवी साहब ने, देन ही ऑफर्ड मी कि आप फिल्म में काम करो। अच्छा, वो टाइम मेरा ऐसे था कि जहाँ मैं मतलब थोड़ा सा रिलक्टेंट था। मैंने कहा यार पैसे वैसे भी इतने नहीं मिलते, मैं तो सुना आर्टिस्टों को बड़े पैसे मिलते हैं, वो 400-500 रुपये का चेक होता था। बहरहाल शबाब साहब ने मुझे कन्विंस किया कि आप फिल्म के लिए बहुत सूट करते हो। वो मुझे इंडस्ट्री में ले आया, लाहौर ले आया। बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ये हुआ कि वो फिल्म हिट हुई। तो फिर तकरीबन 300 फिल्मों में मैंने काम किया एज ए हीरो, तमाम हीरोइंस ने मेरे साथ काम किया। तो वो सफ़र चल रहा है। इसके अलावा रेडियो का जो आपने किया था ना, वो फ़ायदा ये हुआ डार्लिंग के मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ बहुत सारे, और जिना फिल्म जो हॉलीवुड प्रोडक्शन थी जी। उसमें कायद-ए-आज़म का जो उर्दू वर्जन था उसमें मैंने डबिंग की थी उस कैरेक्टर की। अभी टिकटॉक एक आई थी, एक डोंकी किंग आई थी। डोंकी किंग में मैंने किंग का वॉइस ओवर किया था। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो आपकी फिल्म थी शबाब साहब की, जो चाइना में भी गई, कितने साल चलती रही? मेरा मतलब 14-15 साल 14-15 साल जी, चली। जी। ये तो अक्सर मेरा मतलब है जब कभी चाइना की दोस्ती की बात होती है कि हमारी समुंदरों से गहरी दोस्ती है, आसमानों से ऊंची है और शहद से मीठी है, हमारी दोस्ती तो बहुत है। मगर उस दोस्ती का जब भी कभी जिक्र होता है पाक चाइना का, तो आपकी फिल्म का ज़रूर जिक्र होता है। सुना आपके वहाँ पे मुजस्समे भी बने हुए हैं और लोग जो हैं वो मेरा मतलब है इतना पसंद करते हैं आपको। क्या चाइना कभी गए आप? जी, मैं गया था।
एक्चुअली एक फिल्म की कामयाबी की वजह मैं बताऊं कि जिस तरह हम लोग हैं ना इमोशनल, जी जी। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, हम प्यार भी एकदम करते हैं, हम लड़ते भी एकदम नहीं, तो वो भी इसी नेचर के हैं और बड़े लविंग लोग हैं वो। एक तो रीज़न उसका ये था। और चाइना में गया था, अच्छा। एक प्रोविंस है यहाँ जिंगचांग, तो उनकी कोई 50वीं सालगिरह थी, तो उनके गवर्नर की तरफ से मुझे इनविटेशन आई थी। तो वहाँ फिर मैंने शोज़ भी किए, परफॉर्मेंस भी की उस फिल्म के गानों पे, और भी आर्टिस्ट थे मेरे साथ। तो बहुत लविंग और बहुत मोहब्बत करने वाले, और बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी, बहुत इज़्ज़त दी। यानी मुझे डॉक्टर साहब उन्होंने होटल के उस स्वीट रूम में ठहराया जहाँ उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन को ठहराया था। यानी मेरा नाम है मोहब्बत, जी हाँ। तो उन्होंने साबित कर दिया या आपने साबित किया कि मेरा नाम है मोहब्बत? दोनों तरफ से होती दोनों है। तरफ से, क्योंकि मोहब्बत दोनों तरफ से ही होती है। जी हाँ बिल्कुल, वन साइडेड तो नहीं, मेरा मतलब है गिनी जाती। वरना 50% होती है ना। 50% होती वही है। बात होगी ना कि जी वो मैं शादी कर रहा कामयाब हो गया, हूँ, मैं उससे शादी कर रहा 50% हूँ, आओ। हाँ, लड़की से। अच्छा, अकेली मैं राजी, कुड़ी अच्छा राजी नहीं। बस सही है। माशाल्लाह। मतलब जो मैंने पहली फिल्म की थी 62 में, जब गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता था, तो 62 में पहली फिल्म की, तो 62 से लेके यानी 75 तक 30-35 फिल्में की। मगर उन स्टूडियोज़ में अक्सर जब भी कभी किसी को कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, कोई मुश्किल पसंद ऐसा किरदार होता था, तो आपको मिस नहीं करते थे। बात यही होती थी, बड़ी दिलेरी, यार गुल्लू भाई को बुला लो, यार गुल्लू भाई को, आप कितने ज़रूरी हो यार फिल्म के लिए, माशाल्लाह। डार्लिंग, मैं समझता हूँ कि उन प्रोड्यूसर्स का, उन डायरेक्टर्स का शुक्रिया कि मुझे बड़ी वैरायटी मिली है। मैंने सिखों के बड़े रोल किए हैं, हाँ, 4-5, मुट्ठी भर चावल, जीवा, सखी बादशाह, और पता नहीं कौन कौन सी। तो मैं एक दफ़ा फ़खर जमात साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो मुझे कहने लगा यार इंडिया चल रहा है, सरदार तो उन्होंने बड़ा पूछ देने। हाँ बिल्कुल। मैं क्या चले, तो मुझे देखते थे कि भाई तुसी हो ही हो, तुसी हो कित होने, मैं क्या मैं इधर दही। बिल्कुल सही है। तो ये वैरायटी मुझे बहुत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा ये फरमाइए कि आपको रोमांटिक फिल्म, यानी रोमांटिक फिल्म अच्छी लगती थी, या ये मार धाड़ वाली, या कैसी फिल्म ज़्यादा पसंद होती थी? मुझे मार धाड़, एक्शन एक्शन। एक्शन। हाँ। और मैं डार्लिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 99.9% ओरिजिनल किया हमेशा। हाँ माशाल्लाह। आप अगर कुछ फिल्में देखो, अगर मेरी एक फिल्म है आतिश, उसमें मैंने ट्रेन के फाइट किए, आप देखेंगे तो आपको, अगर नहीं, या आप नहीं हो, सब मैंने ओरिजिनल। स्टंटमैन आया था, अच्छा। उसने कहा कि नहीं ये शॉट तो मैं नहीं कर सकता। मैं कहा हट जा पुत्र, पीछे हट जा। वो दूसरे मुल्क से आया था। तो कैसे, यानी कैसे महसूस करते हैं आप, यानी ये मार धाड़ करते हुए? वैसे तो आप ज़ाती तौर पे तो ऐसे नहीं हो, इतने बड़ा लविंग हो, शरीफ आदमी हूं। इतने सॉफ्ट स्पोकन और ऐसे प्यार वाले हो, क्योंकि मेरा भी यानी बहुत वक्त गुजरा है आपके साथ, तो वैसे तो आप नहीं हो इतने यानी सख्त दिल और इतने लड़ाके और इतने मार धाड़ करने वाले। कुछ होती है ना हर आर्टिस्ट की डार्लिंग, एक लाइकिंग होती है कि रोमांटिक फिल्म हो या वो हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ऐसे है कि रोमांटिक फिल्में भी मेरी बेपनाह कामयाब, और एक्शन फिल्में भी। तो मुझे मज़ा आता था एक्शन फिल्मों में, और फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने एक्शन सीखा था प्रॉपर। अच्छा। मेरे उस्ताद थे हमीद अंसारी साहब, उनसे मैंने सीखा, महराज भाई थे वो। तो मैं ओरिजिनल जब मैंने काम शुरू किया तो सारे मेरे इंस्ट्रक्टर हैरान होते थे, जितने एक्शन डर है, ये तुसी किस तरह कर रहे हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम। मैं कहा जी मैं सीख के आया। ज़रा ये फरमाइए कि यानी हर मीडिया में आपने हर जगह काम किया, टेलीविज़न पे किया, फिल्म में किया, रेडियो पे किया, और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होते हैं आप? रेडियो कैसा लगता है आपको? रेडियो तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। रेडियो पे तो देखें आप माशाल्लाह इतने बड़े आर्टिस्ट हैं रेडियो के, मैं आपको क्या बताऊं कि आपको अपनी आवाज़ से, अपनी परफॉर्मेंस से सुनने वाले के जहन पे ऐसा तासुर देना है कि जैसे वो स्क्रीन पे देख रहा है आपको, और लोग उसमें महव हो जाएं, लोग उसको विजुलाइज करेंगे, अच्छा ये हुआ ये हुआ। तो अपनी आवाज़ से, अपनी आवाज़ के एक्सप्रेशन से आपको कन्वे करना है। फिल्म हैं सारे डिफ़िकल्ट। हाँ। फिल्म इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट है कि एक सीन आज अगर हमने यहाँ किया उस मूड में, उस मूड को आपने मेंटेन करना है, फिर वो सीन होगा उसकी कंटिन्यूशन का 1 महीने बाद। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि किस लेवल पे आपने किया था उस सीन को।
और कट टू कट शॉट्स होते हैं, आप तो पता ही है आपको। और थिएटर में ये है कि आपको वन गो में करना है, आपको याद करना है, ऑडियंस भी बैठी हुई है, रिएक्शन फौरन आएगा, कुछ रिमार्क्स भी आ जाते हैं, फौरन रिएक्शन आता है। एक्ट करते हो आप तो फौरन रिएक्शन आ जाता है। रेडियो में होता है कि कान में अगर आवाज़ पड़ी है, कान में जो आवाज़ पड़ती है उसका डायरेक्ट असर होता है दिमाग में और दिल में। बिल्कुल, और आदमी जो है वो उस तस्वीर को देख लेता है जो बन जाती बिल्कुल। है। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे, नज़र बद से बचाए। तो आजकल आप यानी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? कुछ सीरियल्स हैं, हाँ हाँ, वो कर रहा हूँ मैं, और जो मूवीज़ हैं पाइपलाइन में 1-2 मूवीज़ हैं, उसके लिए फिर इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो एज प्रोड्यूसर आप सोच रहे हैं कि कोई फिल्म बनाएं? मैं खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दोस्त हैं जो मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे, लेकिन हमेशा ये होता है कि यार ठहर तो हालात ठीक हो जाए, हालात ठीक। वो कहते हैं यार तेनों हालात ही बड़ी फिक्र। मैं कहता नहीं यार देखो तुम पैसे लगा रहे हो, तो मैं नहीं चाहता तुम्हें नुकसान हो। अब फिर शुरू किया तो इलेक्शन का प्रोसीजर आ गया सारा, ये हो जाए इंशाल्लाह तो अच्छी बड़ी फिल्म बनेगी और इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनेगी इंशाल्लाह। जैसे हमारे जितने भी फनकार साथी हैं वो कराची जाना, बल्कि कराची में सेटल हो गए बहुत सारे लोग जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम वहाँ हो रहा है। जी हाँ, और आप माशाल्लाह कराची से आके इधर सेटल्ड हैं और बाहर भी मुल्कों में जाते रहते हो आप। कैसा बहुत गया लगता है आपको बाहर जाना, और बाहर जो फैंस मिलते हैं वो कैसे यानी रिसीवते हैं आपको? मैं बहुत गया हूँ बाहर, बाहर की फिल्में की, जॉइंट वेंचर्स मैंने बहुत किए, पाकिस्तान थाईलैंड, उसमें थाईलैंड की हीरोइन मेरे साथ थी, रशिया पाकिस्तान, उसमें रशिया की हीरोइन मेरे साथ थी, बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश की मेरे साथ हीरोइन थी। तो 30-40 ममालिक में गया हूँ, लेकिन मज़ा अपने मुल्क में काम करने का है। लेकिन चूंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने आप को मनवाना है और हमने मनवाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए वो भी करना होता है। तो अभी भी कोशिश यही है कि जो फिल्म मैं बनाऊँ वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट के लिए हो। तो आजकल आप थिएटर करते हो या नहीं करते? थिएटर तो बड़े मज़े की चीज़ है, कोई थिएटर भी करें आप? नहीं डॉक्टर साहब, थिएटर अभी डैमेज हुआ है। अच्छा, मैंने जो थिएटर किया था उसका नाम था आज़ादी के मुजरिम। हाँ, पार्टीशन के दौर की हिस्ट्री थी पूरी। फिर ज़हूर अहमद साहब हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने किया था निज़ाम सक्का, निज़ाम सका, हाँ, ठीक है ना। फिर समदियार खान साहब जी हाँ, कैसे डायरेक्टर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़े फैमिली ओरिएंटेड थिएटर थे। यहाँ मुझे लोगों ने ऑफ़र की, मैंने कहा नहीं यार। तो किस हीरोइन के साथ, यानी हमारे मुल्क की कौन सी ऐसी हीरोइन के साथ आपको आज भी वो सीन सारे याद हैं और अच्छा लगता है वो सीन? कोई होगा ऐसे ज़हन में? 300 फिल्म में तो मतलब है एक आध तो होना चाहिए ऐसा। हाँ है डार्लिंग, बहुत सी है। मेरे साथ तमाम हीरोज़ ने काम किया। हाँ मैं, बिल्कुल, जो मुझसे सीनियर थी, हाँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था उस वक्त उनकी मूवीज़ देखता था मैं। शबनम बेगम है, रानी बेगम है और मुमताज़ हैं, इन लोगों की फिल्में देखता था मैं। और उसके बाद मेरे साथ हुई थी बाबरा थी, उसके बाद फिर अंजुमन आई मेरे साथ, नीली, नादरा, रीमा, साइमा, मदिया शाह। तो सभी के साथ 20-20, 25-25 फिल्में की। अच्छा, मेरा हमेशा डार्लिंग ये रहा है कि मैं अपनी केमिस्ट्री खुद मैच करता था हीरोइन के साथ। बिल्कुल सही। क्योंकि देखें ना, आपको जब स्क्रीन पे काम करना है, आपको ये दिखाना है कि आप इसके साथ बड़े इन्वॉल्व हैं, आपका रोमांटिक पेयर है, तो अगर वो उतनी केमिस्ट्री आपकी डेवलप नहीं होगी तो वो चीज़ स्क्रीन पे नहीं आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मैं उनके साथ फ्रैंक होता था, हंसी मजाक करता था। जब वो माहौल बनता था, वो माहौल आपको स्क्रीन पे भी नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छी थी। चलें, अल्लाह करे ऐसी सोच हर आर्टिस्ट की हो और हर काम करने वाला ऐसे ही सोचे जैसे आप सोचते हो। ये अगर आप यानी बेहतर सोचते हो या अगर आप पॉजिटिव हो ना, तो रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद करते हैं पॉजिटिविटी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे, आसानियाँ पैदा करे आपके हर अमल में और नज़र बद से बचाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मेरा ये डार और डार्लिंग शो जो है उसकी इज़्ज़त बढ़ाई। अब आप एंड पे मुझे शर्मिंदा ना करें, आपने वक्त दिया, मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया। नहीं। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अब चलते हैं याद माजी की जानिब।
डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि तुम तो टेलीविज़न के अवलीन आर्टिस्टों में से हो। जब टेलीविज़न शुरू हुआ था तो जब तो रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं थी, यहाँ तक के म्यूज़िक प्रोग्राम के साथ साथ ड्रामे भी लाइव हुआ करते थे। ये तो बताओ ज़रा कैसे होते थे ड्रामे ये सारे? वो बाबे मैं आपको बता नहीं सकता। जब टेलीविज़न शुरू हुआ है तो हर चीज़ तो मेरा मतलब है मुँह ज़बानी होती थी ना। तो जो मेरा मतलब है मौसीकी के प्रोग्राम होते थे और मौसम बताया जाता था। और फिर अगर ड्रामा कोई करता क्या था, जब पहला ड्रामा हुआ तो कोई घर से साइकिल लेके आया, कोई घर से रेडियो लेके आया, किसी ने पर्दे ला के दिए आर्टिस्ट ने, और किसी ने मेरा मतलब वो सिलाई वाली मशीन, यानी ये सारी चीज़ें जो थी ना आर्टिस्ट अपने अपने घरों से ला के तो उन्होंने सेट लगाया इधर, जैसे ये दीवारें बनी हुई हैं इस तरह करके। तो फिर अल्लाह का फजल है, याद किया उसको, याद करके तो फिर वो ड्रामा हुआ और लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। अच्छा, तो तूने लाइव ड्रामे में काम किया? हाँ जी, लाइव ड्रामे में मैंने सबसे पहले ऊंचे बुर्ज लाहौर दे अशफाक साहब ने लिखा था। तो मेरा बिलाल कुवैती का करैक्टर था उसमें, कि कुवैत से एक बंदा आया और आके हर बंदे को पूछ रहा है पाकिस्तान में एसी होता है, पाकिस्तान में फ्रिज होता है, पाकिस्तान में, मतलब ये चीज़ें जो कुवैत में देख के आया था ना, तो इधर अपना बताता था कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह करके। मगर डार साहब आपको एक बात बताऊं, 7-8 दिन हम स्क्रिप्ट याद करते थे सारे आर्टिस्ट, और 7 दिन के बाद फिर ड्राई रिहर्सल होती थी, और ड्राई रिहर्सल के बाद फिर 8वें 9वें दिन तीनों कैमरे और मेरे कैमरामैन आते थे, फिर उसको CR कहते थे, कैमरा रिहर्सल, और उसके बाद फिर लाइव शो होता था जिंदा। मेरा मतलब है हम बोलते थे, यानी असली जो ऑन एयर जाता था, बाहर दुनिया जिसको देखती थी। मगर जो आदमी उस जिंदा ड्रामे में भूल जाता था, तो हमारे पास जो प्रॉम्प्टर होते थे ना, वो लेट के भी प्रॉम्प्टिंग करते थे। कोई लाइन भूल जाता था ना तो वो लेटे होते थे, तो वो गूंगी प्रॉम्प्ट करते थे प्रॉम्प्टिंग। तो वो हम समझ जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं, जो लाइन हम भूलते थे वो हम बोल देते थे, तो पब्लिक को नहीं पता चलता था। तो अल्लाह भला करे उस मशीन का जिसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर लाइव ड्रामे नहीं करते थे हम, फिर रिकॉर्डिंग करते थे। अगर किसी अदाकार से कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ रह गई है, तो दोबारा रिकॉर्ड कर लेते थे। तो रिकॉर्डिंग के साथ हमें सहूलत ये हुई कि हमने फिर बाहर जाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने 86 में एक पंजाबी उर्दू क्या किया था वो पर्ची, उसमें मैं साफ़ी बना हुआ था और मैं बाहर स्टूडियो जाके इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया सुल्तान राय का और अंजुमन का और नदीम का। आए मैं आपको 36-37 साल पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। सबने इतनी तारीफ की। तो क्यों जाना क्या? देर हो रही है अभी। अरे वो पता करें ना डांसर से कि वो शॉर्ट नहीं है तो फिर चलते हैं। हैं? चलो जी फिर। जाकर जी चलो ठीक है, चलो फिर। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम पिया जी। आओ क्या? सलाम अलैकुम जी। अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे। मैं दरअसल बात ये करना चाह रहा था कि आपसे कोई मुझे टाइम चाहिए था, कि कोई ऐसा टाइम आप मुझे दे देते कि मैं मेरा टाइम कहाँ से? अभी ये शॉट देखिए आपके सामने हो रहा है, अभी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम कहाँ से निकालेंगे? नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं रोज यहाँ आता हूँ आपसे मुलाकात डिस्टर्ब नहीं करें। अभी हमारी सेकंड शूटिंग भी है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपसे गुफ्तगू करें। देखें, उसकी वजह यह है कि मैं भी यही काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और काम करना है। आप ये काम करते हैं तो हम बड़ा एहसान करते हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि सहाफत का और फन का बहुत ज्यादा वो, लेकिन सहाफत का तो कुछ टाइम तो होता है ना कि उसके लिए इंसान वक्त लेता है, उसके बाद उसके लिए आता है। नहीं, वो जो आप अभी मसलन ये जो शूटिंग कर रहे हैं, मैं ये कह रहा था एक तस्वीर आप मुझे दे देखें जी। दरअसल बात यह है, ये लाल रंग मुझे बड़ा पसंद है। उसकी वजह यह है कि मैंने जब पिछले साल लाल रंग की कमीज सिलाई थी ना, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं साइकिल से नहीं गिरा था। अच्छा जी, आप जो फिल्मों में लड़ते हैं, देखें जी मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह इतने अच्छी हैं। साहब, ये तो अपने आप को डिस्टर्ब करने वाली बात है। ये लोग तो जान ही नहीं छोड़ते, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। नहीं देखें, दूसरी आप मेरी बात का गुस्सा ना करें। आप देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि यानी जब लड़ाई होती है फिल्म में राइट भाई यार इसको निकालो यार यहाँ से, क्या मुसीबत है ये? देखें, मैं निकल जाता हूँ, मैं एक बाइज्जत साफी हूँ, ऐसी कौन सी बात है? अगर आप बुरा ना मनाए तो एक तस्वीर हो जाए। तस्वीर हो जाए। माय गॉड, कोई ऐसी बात नहीं है, कभी अल्लाह ताला मेरे को भी ऐसा टाइम लाएगा। यार वैसे तूने कभी सोचा कि तेरे साथ ज्यादती हुई उस सारे शॉट में? और बाबे बेइज्जती नहीं है। देखें, किरदार में और अफराद में बड़ा फ़र्क होता है। वो मेरा मतलब समझा करें ना आप। ये आए मैं आपको दूसरा नदीम वाला दिखाता हूँ।
यस जी। अस्सलाम वालेकुम पिया जी। वालेकुम सलाम। मैं दरअसल हाजिर हुआ था जी आपके इंटरव्यू के लिए, अगर आप कोई थोड़ा सा टाइम दे दें। आप थोड़ी देर बाद मिल लें मुझसे प्लीज। नहीं, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी आपकी पिया जी। थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाए, मैं जरा सीन याद कर रहा हूँ। नहीं जी, आप याद करें, दरअसल बात यह है, खामोश हमारे अखबार का नाम है, रोजनामा खामोश का मैं नुमाइंदा हूँ जी। जी, तो मैं ये चाहता था कि आप शूटिंग में से थोड़ा सा ऐसे पिया जी, आप देखें ना। जी बोलिए। मैं भी वैसे अदाकारी करता रहा हूँ, मैं गाता भी रहा हूँ थोड़ी देर, मगर ये है कि हम आपके बड़े फैन हैं। बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा, आप वैसे ही हैं जैसे आप फिल्मों में आते हैं। वो शुक्रिया। दरअसल बात ये थी कि तो अगर आप कोई टाइम थोड़ा सा ऐसा शूटिंग में निकाल लेते ना जी, तो अच्छा नहीं था। क्या आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता था कि आपने ये फन जो है, इसका आगाज जब किया, तो आप अब तक कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं आगाज और, यानी ये जो आप, यानी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वैसे। तो आप ऐसा करें, फुर्सत से मिलिएगा, मैं आपसे इत्मीनान से बैठ के आपको इंटरव्यू देता हूँ। सर, आप थोड़े से एक ऑटोग्राफ दे देते जरा। अच्छा, मैं बच्चों को दिखाऊं, मेरी फुफ्फो है, वो उसके बच्चे जो उन्होंने कॉपी बनाई हुई है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के वो ऑटोग्राफ रखते जी, हैं। अच्छा। जी, दरअसल ये आप सदर की तरफ जाएंगे ना? जी नहीं, मैं सब आप उधर रहते हैं, तो अगर मुझे रास्ते में आप ड्रॉप कर देते तो अच्छी बात थी। वो मैं जरा कन्वेंस में। जावेद फाजिल साहब, प्लीज जरा देखिए कौन है। रहमान सर कितना अच्छा आदमी है, आज तो मेरी अल्लाह ने ये भी ख्वाहिश पूरी कर। वैसे पिया जी बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्मों में आता है, बंदा ठीक ठाक ही लगता है। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज की कसौटी। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, आज की कसौटी है ये। ओ बाबियों को इशारा तो दें। एक शख्सियत, शायर, बहुत बड़े। शायर, बड़ा शायर। और डॉक्टर साहब गालिब का पूछा है? नहीं, जिनका मैंने पूछा है ना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया। बाबियो, आपने शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा है, जिन्होंने जागती आंखों के साथ पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। नहीं, अल्लामा का भी मैंने नहीं पूछा। जिनका मैं पूछ रहा हूँ ना, उन्होंने गज़लें लिखी, तराने लिखे और नज़में भी लिखी। यानी शायरी हर किस्म की करते रहे हैं, हर फन मौला। कह सकते हो। और इनके लिखे हुए गाने बड़े मशहूर हुए थे। हाँ, बूझ गया, बस कतील शिफाई। जिस शख्सियत का मैं पूछ रहा हूँ, उन्हें हिलाल इम्तियाज़ भी मिला और मुलाजमत भी करते थे वो। बाबियो, कसौटी मेरे सामने है। क्या मतलब, बताओ भाई, कौन है? बाबियो, कसौटी मेरे सामने खड़ी है। आपको भी मेरा मतलब है, तीसरा नाम जो मिला था वो हिलाल इम्तियाज़ ही था ना? हाँ, मुझे अवार्ड्स मिले, मगर ना मैं शायर हूँ ना मैंने मुलाजमत की। ओहो, नौकरी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलो फिर दिमाग में ज़रा जोर दे के पूछता हूँ आपसे। जिन शायर का आपने पूछा है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ लिखा? हाँ, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, ऐसी शायरी की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए हमेशा जिंदा रहने वाली शायरी। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, जिन्होंने 1965 में तराने लिखे थे और कौम आज तक उनको याद करती है। मेरे अटोल सिपाहिया तेनू रब दियां रखां, करनैल नी जरनैल नी, ए पुत्र हटां ते नहीं विकदे, ना एवें टकरा मार कुड़े। बाबियो, अपना सूफी साहब। भाई, तुम काफ़ी करीब पहुँच गए हो। जिनका मैं पूछ रहा हूँ वो जलंधर से थे। हाँ, सॉरी, जिनका आप बता रहे हैं जलंधर से थे, मुसलमान थे? हाँ, पक्के मुसलमान, बल्कि बड़े खरे। बाबे, ज़रा ये बताएं कि जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए शायरी की थी, उसको कौमी हैसियत हासिल है? मेरा मतलब है कि जब हर दफ़ा परचम लहराने पे इसको पढ़ा जाता है। हाँ। ओ बाबे, मैं बूझ गया। आपने पाक सरजमीन शादबाग के बारे में अबुल असर हफीज जलंधरी साहब का पूछा है ना? लो भाई, तुम बूझ गए। वाह वाह वाह, बूझ गए भाई, तुम बूझ गए। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। आइए नाज़रीन, देखते हैं डार्लिंग का ताज़ा